Hello friends, myself Arpit Kaur Saini. Welcome to Anthropology and Tutorials. Today we will discuss about relationship of anthropology with other disciplines, right? अब हम सबको पता ही है कि एंथ्रोपोलॉजी है वो एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है जो हर एस्पेक्ट को पूरी डिटेल से पढ़ती है, राइट? सो अब हमने इस वीडियो में ये डिस्कस करना है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका इंटर रिलेशनशिप जो है वो अदर डिसिप्लिन से कैसे है. सो लेट्स स्टार्ट. एंथ्रोपोलॉजी विद अर्थ साइंसेज. अब एंथ्रोपोलॉजी जो है वो अर्थ साइंसेज से कैसे लिंक करती है, राइट? क्या रिलेशनशिप है एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ साइंसेज से? अब जैसे पेलियोंटोलॉजिस्ट हो गए, राइट? पेलियोंटोलॉजिस्ट जो हैं वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि जियोलॉजिकल पास्ट को पढ़ते हैं. अब जो पेलियोंटोलॉजी है वो है पार्ट उसका जियोलॉजी का, राइट? अब जियोलॉजी जो होती है वो भी मतलब कितने स्ट्रैटिफिकेशन रॉक्स और लिक्विड मैटर, गैशियस मैटर और सॉलिड मैटर कुछ की स्टडी करती है. क्यों? जियोलॉजी का मतलब है लैंड की स्टडी, राइट? सो जो पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं वो जो काम करते हैं, जो भी उनको किसी भी टाइप का फॉसिल मिलता है उसको स्टडी करते हैं, चाहे वो कैम्ब्रियन में मिला हो, चाहे वो सीनियोजोइक में मिला हो, चाहे मेसोजोइक में मिला हो, चाहे पेलियोलिथिक पीरियड में मिला हो. वो हर तरह से स्टडी करते हैं फॉसिल्स को, चाहे वो डायनासोर का फॉसिल्स हो, चाहे वो ट्राइलोबाइट हो, चाहे वो स्फेलोपोडा हो, एनी आइदर एक्वेटिक आइदर टेरेस्ट्रियल. सो पेलियोंटोलॉजिस्ट हर फॉसिल्स की स्टडी डिटेल में करते हैं. तो उनका जो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट से क्या लिंक है? बिकॉज ये जियोलॉजी, जियोग्राफी, ये अर्थ साइंसेज ही हैं, ये इनसे कैसे रिलेट करती हैं? तो जो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं ह्यूमंस की या ह्यूमन लाइक स्पीसीज की, उसके ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स की, राइट? कि उनका क्या रिलेशन है. तो जो पेलियोंटोलॉजिस्ट है वो हेल्प करते हैं पेलियो एंथ्रोपोलॉजी को टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉसिल्स विद अदर ह्यूमन लाइक स्पीसीज, राइट? तो जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है वो पेलियोंटोलॉजिस्ट का जियोलॉजी का पार्ट है जो हेल्प करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को टू अंडरस्टैंड दैट कि जो हमें फॉसिल मिला है वो किस टाइम पीरियड में को बिलोंग करता है. बट इस पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो पेलियोलिथिक टाइम पीरियड का होता है, क्योंकि पेलियोलिथिक में भी होमिनिड लाइक स्पीसीज और ह्यूमन एंसेस्टर्स पाए गए थे. तो इसी टाइम पीरियड में जितने भी ह्यूमन लाइक स्पीसीज पाई गई उसकी स्टडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट करता है. जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो टेबल है वो हेल्प पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की करता है, ताकि वो एक जो भी फॉसिल मिला है जो ह्यूमन की तरह दिखता है उसको एक पर्टिकुलर पीरियड में देख सके, राइट? क्योंकि उस टाइम जो स्केल है जियोलॉजिकल टाइम स्केल उसमें इराज भी होते हैं, पीरियड भी होते हैं, इपॉच भी होते हैं. तो उसके बेसिस पे वो बता सकता है कि इस टाइम पीरियड में ये फॉसिल ये इस जगह पाएगा तो इसको इस टाइम पीरियड को भी बिलोंग करता है, क्योंकि इसके फीचर्स, इसके क्लाइमेटिक चेंजेस जो मैच कर रहे हैं वो इस टाइम पीरियड के साथ मैच कर रहे हैं. तो ऐसे पेलियोंटोलॉजी एक पेलियो एंथ्रोपोलॉजी की हेल्प करती है, ऐसे जियोलॉजी पेलियो एंथ्रोपोलॉजी की हेल्प करती है. तो ये इंटर रिलेटेड है. और जो जियोलॉजिस्ट हैं उनका क्या काम है? जैसे कि अब कुछ ऐसे टूल्स भी पाए जाते हैं साइट्स पर, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या तो कोई और एंथ्रोपोलॉजिकल जो साइट्स, हम वहाँ पे कितने फॉसिल्स, कितनी तरह के फॉसिल्स मिलते हैं, कितनी तरह के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, कितनी तरह के इकोफैक्ट्स मिलते हैं, कितने आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम करते हैं वहाँ पर. तो वहाँ पर वो जो फॉसिल्स मिलते हैं, जो टूल्स मिलते हैं, जरूरी नहीं है फॉसिल्स ही मिले, टूल्स भी मिलते हैं. तो टूल्स जैसे पहले रॉक टूल्स या कोर टूल्स जो यूज करते थे, तो उनका कोर के वजह से चॉपर एंड चॉपिंग टूल, हैंड एक्सिस, अशूलियन हैंड एक्सिस, अविलियन हैंड एक्सिस, ब्लेड्स और कितनी तरह के टूल्स बनाए जाते थे. तो वो जो टूल्स हैं या माइन जो भी है जो इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो एंसेस्टर्स यूज करते थे, जो अर्ली जो ह्यूमन थे वो यूज करते थे, वो कैसे स्टोन को यूज करते थे, वो क्या किससे कोर बनते, तो उसका जो वो कैसा एलिमेंट है, वो कैसा टाइप का रॉक है, वो इग्नियस रॉक था, सेडिमेंट्री था या मेटामॉर्फिक था, वो कौन सी लेयर में पाया गया, वो इग्नियस रॉक की लेयर में पाया गया या
क्योंकि कितनी तरह के रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, लाइमस्टोन होता है, शेल होता है, या फिर कितने सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, या कितने इग्नियस रॉक्स होते हैं, जो कि नाइस हो गया, मार्बल हो गया, कितने तरह के होते हैं। तो उनमें जो एलिमेंट्स या फिर जो भी फॉसिल्स या टूल्स पाए जाते हैं, उसकी स्टडी एक एंथ्रोपोलॉजी करता है। जियोलॉजिस्ट उनकी हेल्प करते हैं, उनको उनके टाइम पीरियड को बताने में, और किस तरह का वो कौन सा रॉक है जिससे वो टूल्स बनाते थे, वो क्वार्ट्जाइट है या कोई और टूल है, ये सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक था जिसे यूज करते थे। और इस टाइम उससे इजिली हम पता लगा सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में एक जो होमिनिड थे वो रहते थे। तो जियोग्राफी कैसे हेल्प करती है? जियोग्राफी जो ह्यूमन सोसाइटी और उसकी ज्योग्राफी की स्टडी करती है। अब जैसे लैंडस्लाइड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड होगी, कितने नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, उनका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ज्योग्राफी में कैसे चेंजेस आते हैं, टाइम में कैसे चेंजेस आते हैं, वो जो फ्लड है उसने कितना इम्पैक्ट डाला पीछे और कितने लोग मारे गए, उसकी क्या ज्योग्राफी थी, पहले उसकी ज्योग्राफी कैसी थी, अब कैसी है, ये सभी जो है वो डिटेल में एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ज्योग्राफी हेल्प करती है बताने में। तो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट पता लगा सके कि इस ज्योग्राफी में ऐसी ये वाली ह्यूमन सोसाइटी रहती थी और इनके वैनिश होने का मेन रीजन फ्लड था या कोई और नेचुरल क्लैमिटीज थे या फिर कोई और रीजन था, वो लड़ाई की वजह से मारे गए या कोई और ऐसा कोई ऐसी डिजीज आई जिसके कारण वो मारे गए। तो कितने कैसे एनिमल्स थे उस टाइम पर, उनका जो रिलेशनशिप था वो एनिमल्स के साथ कैसा था, उस टाइम में इन्वायरमेंट कैसा होता था। तो ये सभी जो ज्योग्राफी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हेल्प करती है। तो ऐसे अर्थ साइंसेज जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की इस तरह हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेज। अब नेचुरल साइंसेज कौन सी, जैसे केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी। तो बायोलॉजी जो है लाइफ साइंसेज में भी आती है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स की। अब केमिस्ट्री जो है वो एंथ्रोपोलॉजी की कैसे हेल्प करती है? अगर केमिस्ट्री ही ना हो तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम ही ना करे, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, राइट, मोलैलिटी। तो ये सभी जो है ये हेल्प करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेस पे हम कोई रिएजेंट तैयार करते हैं। अगर उसकी क्वांटिटी हमें पता है तभी हम कोई रिएजेंट बना सकते हैं। और ये रिएजेंट किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक रिएजेंट, ऑर्गेनिक रिएजेंट। तो ये सभी जो है केमिस्ट्री का पार्ट है। तो विदाउट केमिस्ट्री हम कोई रिएक्शन नहीं कर सकते। अगर कोई हमें ऐसा क्लू मिला है जिससे हमें जो सभी ही जो है वो हमें रिएजेंट्स तो यूज करने पड़ते हैं, हमें इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज करना है, ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज करना पड़ता है। तो क्योंकि कितनी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की सब फील्ड्स हैं, चाहे वो जेनेटिक्स होगी, चाहे मॉलिक्यूलर साइंस होगी, चाहे बायोकेमिस्ट्री होगी, चाहे बायोफिजिक्स, मतलब कितनी ज्यादा अलग अलग सब डिविजन्स हैं एक। तो उसमें जो है केमिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि उसमें रिएजेंट्स जो है वो केमिस्ट्री के यूज होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स, मोलैरिटी, नोमैलिटी, कितना हमें ऑर्गन, कितना हमें एक जो प्रोडक्ट है, सॉल्ट है, कितना हमें यूज करना है, उसकी कितनी क्वांटिटी यूज करने से हमें बेटर रिजल्ट मिल सकता है, और कौन से कि हम जो ये ज्यादा कौन सा एसिडिक ज्यादा है, कौन सा बेसिक है, कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। तो ये सभी केमिस्ट्री हेल्प करती है। केमिस्ट्री ऑल्सो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स को डिटेक्शन में भी हेल्प करती है, बिकॉज जो एलिमेंट्स है उसका पता सिर्फ केमिस्ट्री बता सके ये एलिमेंट्स है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या कोई और एलिमेंट है। तो ये केमिस्ट्री ऐसे एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की हेल्प करती है रिएक्ट करने बताने में, राइट। और जैसे कि कोई भी फॉसिल की इन्वेस्टिगेशन होगी या डिटेल में बताना है तो वह केमिस्ट्री ऐसे हेल्प करेगी। फिजिक्स कैसे हेल्प करती है? फिजिक्स में अब जैसे बहुत ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे हम टेक्निक्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा टूल्स यूज करते हैं, लाइक कितनी मशीनरी है जो वो किसने ब्लेस्ड की, हमें किसने बना के दी है, वो फिजिक्स में दी है। कोई कितनी ज्यादा डेरिवेशंस, कितनी ज्यादा इक्वेशंस हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर पता करने में, एथनिसिटी पता करने में, तो वो जो इक्वेशंस कौन बनाता है? वो एक फिजिक्स हेल्प करती है बनाने में। तो फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जब हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाना पड़ता है तो जगह जगह हमें खोदना पड़ता है, लेकिन जो अगर कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी, कुछ ऐसी मशीनरी हमारे पास होगी जो हमें इजिली डिटेक्ट करके बता सके कि हमें इस
लैंड में, इसके लैंड के नीचे हमें ये मिल सकता है। तो ये सभी फिजिक्स की हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं। तो फिजिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है एंथ्रोपोलॉजी में, राइट। Anthropology or life sciences like biochemistry, biophysics, biology, ecology. There are a number of subfields like and anthropology is also a life science. Anthropology is also part of social sciences. But यहाँ पर हम बात करेंगे अब जैसे ह्यूमन बायोलॉजी हो गई। ह्यूमन बायोलॉजी के बिना एंथ्रोपोलॉजी अधूरी है, बिकॉज अब कितने तरह के ब्लड सैंपल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी का पता करने में कि इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा, इस कॉन्टिनेंट में, इस कंट्री में सबसे ज़्यादा ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो जाता है। तो ये ऐसे करके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होते हैं कि इस जगह पर कौन सा ABO ब्लड ग्रुप है या बॉम्बे ब्लड ग्रुप है या कौन सा, क्योंकि कितनी तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये स्टडी करते हैं कि डिफरेंट सोसाइटीज की स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे कॉकोसॉइड्स, मोंगोलॉइड, निग्रोइड्स की स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, नॉटमिकल और इंटरनल कौन से चेंजेस आती हैं, क्या क्या चेंजेस हैं उनमें, तो सभी जो है ये बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। तो उसके बाद फिर जो उनकी जेनेटिक्स में क्या चेंजेस है कि प्लेन एरिया के पीपल में और हिली एरिया के पीपल में ऐसा क्या डिफरेंस है, या फिर एक कॉन्टिनेंट जो है वो कोल्ड है, उसका इफेक्ट उसकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन पे क्या पड़ रहा है और जो दूसरी कॉन्टिनेंट में रहते हैं उनमें क्या पड़ रहा है। तो ये इकोलॉजी हो गया। इकोलॉजी में कि इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करे, इन्वायरमेंट के साथ जो लोग रहते हैं उनका क्या इंटर रिलेशनशिप है, कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, तो कौन से चेंजेस इन्वायरमेंट के वजह से उनमें आती हैं। तो ये सभी जो है वो लाइफ साइंसेज में पढ़ी जाती हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी के साथ और इकोलॉजी के साथ ऐसे चलती है। अब जैसे कि जो हिली एरिया के जो लोग रहते हैं वहां पर वो ठंड में इजिली अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अफ्रीका में ऐसे पार्ट है जहाँ पे सीधी सनरेज पड़ती है, राइट, तो उससे क्या होता है जो वहाँ के वो पीपल वो अडेप्ट कर चुके हैं अपने आप को इजिली, क्योंकि उनके कलर में चेंजेस आ जाते हैं, उनके अंदर जेनेटिकल चेंजेस आ जाते हैं जो कि अपने आप को ऐसे ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट में कि इजिली अडेप्ट कर सकते हैं, इजिली रह सकते हैं उस इन्वायरमेंट में। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग जो कि हिली एरिया में रहते हैं, उन्होंने कभी इतनी सनरेज कभी अपनी पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया इस सिचुएशन का, इस इन्वायरमेंट का, उनके लिए मुश्किल होता है। तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है या उनको क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ सकती हैं या आती हैं, तो ये सभी जो है इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी वैसे पढ़ते हैं, राइट। तो इकोलॉजी ऐसे हेल्प करती है एंथ्रोपोलॉजी की। अब आगे जैसे कि अब सेकेंड जो लाइफ साइंसेज में मैंने एक्सप्लेन किया उसमें जूलॉजी, प्राइमेटोलॉजी और बॉटनी। अब जूलॉजी क्या होती है? जूलॉजी होती है जो कि एनिमल्स की स्टडी करती है, ठीक है। तो जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एंथ्रोपोलॉजी है जो ह्यूमन की स्टडी करते हैं होलिस्टिकली, बट द डिफरेंस बिटवीन अब कि जूलॉजी कैसे हेल्प करेगी एंथ्रोपोलॉजी की। अब जैसे जूलॉजी है वो जितने टाइप के नॉट फॉसिल एनिमल्स, आइदर लिविंग आइदर नॉन लिविंग। अब जैसे जूलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत कंसर्निंग होते हैं पढ़ने में कि उनमें क्या एनिमल्स का कैसा बिहेवियर है एनिमल्स का, कैसे वो रहते हैं, कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, कौन सी ज्योग्राफी में रहते हैं और कौन सा एनिमल कौन सी प्लेस पे पाया जाता है। कि जो मंकीज है ओल्ड मंकीज है वो कब से न्यू मंकीज कौन सी जगह में पाए जाते हैं, लंगूर कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर लॉयंस कहाँ पे होते हैं, राइट, या टाइगर कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है ये इनको जूलॉजिस्ट पढ़ते हैं। लेकिन जूलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट की क्या हेल्प करते हैं? अब जैसे कुछ फॉसिल्स ऐसे मिल जाते हैं या फिर हम ऐसे कुछ प्राइमेट के कुछ एनिमल्स हैं जिनकी थोड़ा सा लिविंग स्टाइल सिमिलर है होमिनिड लाइक स्पीसीज है ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स के साथ, तो वो मैच करते हैं। तो ये जब फॉसिल्स मिलते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं कि जो ये फॉसिल्स हमें मिले हैं ये एनिमल के हैं या ह्यूमन के हैं। तो जूलॉजी ऐसे हेल्प करती है और पता करती है कि कौन से इन्वायरमेंट में ये कौन सी फॉसिल्स मतलब ये एनिमल्स कहाँ पे पाए जाते थे, राइट। और जो प्राइमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो भी लाइक जूलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन प्राइमेटोलॉजिस्ट प्राइमेट्स एप्स की स्टडी करते हैं, जैसे गिब्बन हो गया, रंगुतान, गोरिल्ला, चिंपैंजी
और एनी अदर, ठीक है। तो इनकी स्टडी जो है वो प्राइमेटोलॉजिस्ट करते हैं, तो वो फॉसिल्स हो चाहे वो जो लिविंग हो। तो अब जैसे कुछ जैसे ओरंगुटन, गिब्बन्स और चिंपैंजी, गोरिल्ला, जो गोरिल्ला चिंपैंजी वो ग्रुप में रहते हैं, जेलसी फैक्टर होता है, बहुत ऐसे जो उनके कैसा बिहेवियर है, कैसा वे ऑफ लिविंग है, कैसा इन्वायरमेंट है, वो कैसे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है या आर्बोरियल है। तो ये सभी जो हर टाइप की जो स्टडी है वो प्राइमेटोलॉजिस्ट करता है, लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कैसे हेल्प करता है, क्योंकि चिंपैंजी में 99% जो कैरेक्टर्स पाए गए हैं वो ह्यूमन लाइक है, जो जेनेटिकल है, तो 1% ही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये सभी जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे हेल्प करते हैं कि ये जो फीचर्स हैं ये ह्यूमन के साथ मैच होते हैं, तो उनमें जो इंटरनल जो एनाटॉमिकल चेंजेस हैं वो कैसी हैं, तो जो फॉसिल्स मिलते हैं, जो ह्यूमंस के फॉसिल्स मिलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ह्यूमन के जो वे ऑफ लाइफ और एप्स का वे ऑफ लाइफ वो कैसा है। सो क्योंकि ये जो एप्स है वो सिमिलर है जो होमिनिड लाइक स्पीसीज थे, जैसे ह्यूमन एंसेस्टर्स जो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, ह्यूमन हैबिलस हो गए, होमो हैबिलस हो गया, होमो रेक्टस हो गया, तो ये सभी सिमिलर लाइक थे चिंपैंजी और गोरिल्ला से। तो वो जो डिफरेंस और सिमिलैरिटीज जो हैं वो सभी जो है वो हेल्प करते हैं प्राइमेटोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की डिफरेंशिएट करने में, सिमिलैरिटी को देखने में, राइट। और जो बोटनी है, बोटनी कैसे हेल्प करती है, बोटनी जो है वो स्टडी है प्लांट्स की। अब बोटनी में भी कितनी ब्रांचेज आ जाती हैं, लेकिन अब बोटनिस्ट जो होगा उसे हर तरह के टाइप के प्लांट का पता हो, कौन से मेडिसिनल है, कौन से पॉइजनस हैं, कौन से यूजफुल है, कौन से अनयूजफुल है, राइट। तो जब कुछ ऐसे पोलन्स मिलते हैं या कुछ ऐसे कि हमें इजिली पता कर लग सके कि जो जैसे अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट नॉट ओनली कंसर्निंग टू नॉन लिविंग सोसाइटीज, नॉन लिविंग ह्यूमंस बट ऑल्सो लिविंग, क्योंकि कुछ ऐसी सोसाइटीज है जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स यूज किए जाते हैं या फॉर क्योरिंग और हीलिंग पर्पसेस, तो फिर उसमें वो जो है वो पता करते हैं कि ये तो बॉटनी हेल्प करती है कि ये जो मेडिसिनल प्लांट है ये इस वजह से यूज होता है, ये पॉइजनस है इस वजह से नहीं यूज किया जाता, तो ऐसे बॉटनी हेल्प करती है। बॉटनी ऐसे भी हेल्प करती है अगर पुराना कोई पोलन मिल जाए तो मैं इजिली पता कर सकते हैं कि वो इस इन्वायरमेंट में था, ऐसे इन्वायरमेंट में इसकी ग्रोथ होती है, इतना उसे इतनी सनलाइट चाहिए, इतना वाटर चाहिए, इस इन्वायरमेंट में ये प्लांट हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है, राइट। तो ऐसे जो है वो बोटनी हेल्प करती है कि एग्रीकल्चर जो था उसमें कैसे प्लांट्स और कैसे ट्रीज थे, या फिर एग्रीकल्चर में कैसे प्लांट्स यूज करते थे, तो ये सभी जो है बोटनी हेल्प करती है एंथ्रोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में डीपली इन्वायरमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमैनिटीज में क्या डिफरेंस है। जो ह्यूमैनिटीज हैं वो एंथ्रोपोलॉजी की तरह वो भी सोसाइटी को स्टडी करते हैं। अब जैसे ह्यूमन के कल्चर हो गया, बिहेवियर हो गया, ह्यूमन सोसाइटीज होगी, चाहे वो पास्ट है चाहे वो प्रेजेंट है, पर डिफरेंस क्या है। जो ह्यूमैनिटीज हैं मोस्टली कंसर्निंग होती हैं जैसे कि जो रिटर्न रिकॉर्ड, जैसे हिस्ट्री होगी, जो रिटर्न रिकॉर्ड मिला है उसकी जो हिस्ट्री जो पास्ट में सोसाइटीज रहती थी उसको डिटेल में पढ़ लिया। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो प्री हिस्टोरिक हो गया, प्रोटो हो गया या हिस्टोरिक पीरियड, वो सबकी स्टडी करता है, चाहे रिटर्न रिकॉर्ड है चाहे नहीं है। तो जो भी उसे क्लू मिलते हैं, जहाँ पर उसे जैसे क्लू मिलते हैं, चाहे टूल्स मिले हैं, चाहे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, चाहे कोई ज्वेलरी मिली है, चाहे कोई ऐसे जैसे पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो वो उसी के बिहाफ पर वो जज करता है कि उनका वे ऑफ लाइफ कैसा था, ये किस टाइम पीरियड में रहते थे, ये हिस्टोरिक टाइम पीरियड था, ये प्री हिस्टोरिक था, ये कब का है, कौन से टाइम पीरियड से, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो वो एनालाइज करता है कि इस टाइम पीरियड में ये वे से इस तरीके से रहते थे, ये टेक्नोलॉजी और टूल्स यूज करते थे। तो एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमैनिटीज में ये डिफरेंस है। जो ह्यूमैनिटीज है वो सोशल साइंटिफिक जो सोशल टेक्निक्स यूज करती हैं, और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो साइंटिफिक मैनर से स्टडी करता है डिटेल में। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो डीपली स्टडी करेगा चाहे वो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में है, लेकिन जैसे हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी हो गया या एनी अदर जो लाइक फाइन आर्ट्स होगी, तो ये सभी जो है ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बिहाफ पर वो जो रिटर्न रिकॉर्ड उन्हें मिले हैं या फिर जो प्रेजेंट में जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज है, सिविलाइज सोसाइटीज है, उनकी स्टडी या पास्ट की स्टडी जो रिटर्नली उन्हें मिली है।
बट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो प्री हिस्टोरी तक जाता है, प्री हिस्ट्री तक जाता है कि उसमें क्या क्या था, कैसे कैसे था, कि जो भी मटेरियल मिला उसे एनालाइज करके बताता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और एंथ्रोपोलॉजी और सोशल साइंसेज में क्या डिफरेंस है? अब सोशल साइंसेज में लाइक सोशियोलॉजी होगी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी सिमिलर है, पर डिफरेंस ये है कि जो सोशियोलॉजी है वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को स्टडी करता है, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है वो जो अनसिविलाइज सोसाइटीज हैं उनको, ट्राइबल सोसाइटीज होगी, इनको स्टडी करता है। तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो जो साइंटिफिक मैनर से स्टडी नहीं करते, उनकी अपनी टेक्निक्स होती है, क्वेश्चनर्स होते हैं, इंटरव्यू मेथड यूज करता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बाय पार्टिसिपेट करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, वो कैसे कैसे टेक्निक्स यूज करते हैं, कैसे कैसे उनकी वे ऑफ लैंग्वेज क्या है, वो कैसे मतलब कैसे सोसाइटी में रहते हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसे है, वो सभी कुछ वो जज करते हैं उनके साथ रहकर, उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, उनके रिचुअल्स को जानते हैं, उनके कस्टम्स को जानते हैं, उनके ट्रेडिशंस को जानते हैं, और फिर उसके बाद वो एनालाइज करते हैं रिजल्ट को। बाय पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन वो रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही जज करेंगे कि वो सोसाइटी में जो वो रिचुअल्स है वो अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट है वो बाय पार्टिसिपेट नहीं, बाय क्वेश्चन और इंटरव्यू इसके मेथड से वो अपना डेटा कलेक्ट करता है और अपनी टेक्निक्स यूज करके वो एनालाइज करता है रिजल्ट। बट वो फोकस करता है सोसाइटी, जो सिविलाइज सोसाइटीज है उनको। बट जो सोशियोलॉजी है वो हेल्प करती है एंथ्रोपोलॉजी को डिफरेंशिएट करने में सिविलाइज और अनसिविलाइज सोसाइटीज में। तो ये डिफरेंस है। और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मोस्टली सिमिलर है बिकॉज दोनों ही सोसाइटीज को स्टडी करते हैं। बस फर्क इतना है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो बाय पार्टिसिपेट, और जो सोशियोलॉजिस्ट है वो बाय इंटरव्यू और बाय क्वेश्चनर और बाय अदर मेथड अपना रिसर्च को पर फोकस करता है, प्रॉब्लम्स को लोगों की जानता है। और जो इकोनॉमिस्ट है वो प्रॉफिट लॉस, सरप्लस गुड्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स के बिहाफ पर अपनी स्टडी करता है इकोनॉमिस्ट। और इकोनॉमिस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज पर ही फोकस करता है कि इतना जीडीपी है कंट्री का, इतना जीएसटी है, उसके बिहाफ पर कि ये इतनी प्रॉफिट मिल रहा है, इतना लॉस मिल रहा है, जो कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में इकोनॉमिस्ट हेल्प करता है एनालाइज करने में रिजल्ट। बट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो नॉन सिविलाइज सोसाइटीज जो होगी, ट्राइबल सोसाइटीज होगी, कॉन्टेम्पररी सोसाइटीज होगी, इनको स्टडी करता है कि इनमें कैसे वो अपना उनका वेज ऑफ लाइफ कैसे, उसमें नॉन इकोनॉमिक मेथड से वो कैसे जैसे कि एग्रीकल्चर के बिहाफ पर अपना गुजारा करते हैं, उनमें प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड कैसे हैं, तो वो अपने आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या वे ऑफ प्रोडक्शन है उनकी, जिसके अपना कि वो खाने पीने का गुजारा या अपना खर्चे का गुजारा कैसे करते हैं, तो पूरी सोसाइटी आपस में कैसे मैनेज करती है। क्योंकि जो है ये सोसाइटी है, ये इनको गवर्नमेंट की तरफ से इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, अपने आप को ये अवॉइडेड ही मानती हैं। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, तो बाय उनके साथ रहकर जानते हैं कि वो कैसे गुजारा करते हैं, उनका सरप्लस, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड, वे ऑफ मेथड कैसा है, सिविलाइज सोसाइटी से उनका अपने उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये सभी है डिटेल में स्टडी करते हैं उनके साथ रहकर, ये फर्क है। और जो पॉलिटिकल साइंस जो है वो जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो क्या करेंगे, वो हेल्प करते हैं स्टडी करने में लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों के बिहाफ पर कि पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है, जो कि सिस्टमैटिक मेथड बनाया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आगे गवर्नर, जो स्टेट के गवर्नर उनको पास कर देती है बिल या फिर एक्ट जो भी बनाती है, तो आफ्टर दैट लोगों को वैसे चलना पड़ता है, राइट। तो इसमें क्योंकि सिस्टमैटिकली उन्होंने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऐसे करके बनाए हुए एमएलए, ठीक है, उसके भी यहाँ पर काम होता है। लेकिन जो नॉन सिविलाइज सोसाइटीज हैं उनमें ऐसा कौन सा मेथड है, क्या उनमें सिस्टमैटिकली काम होता है? तो फिर वो उसमें जैसे बैंड्स हो गए, ट्राइब्स हो गए, और
chiefdoms हो गए, स्टेट होगी। तो सेंट्रलाइज और अनसेंट्रलाइज, टू टाइप्स। अनसेंट्रलाइज में ट्राइब्स और बैंड्स, और जो सेंट्रलाइज्ड है उसमें chiefdoms एंड स्टेट्स। तो इस कैसे काम करते हैं, तो उसको वो पूरा उनके साथ रहकर एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकली वो कैसे डील करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर कोई गलत काम करता है, कोई क्राइम करता है, तो उनमें कैसे कैसे पनिशमेंट दी जाती हैं, कैसे कैसे पेनल्टीज दी जाती हैं उन्हें, तो उनमें कैसा डर है या नहीं है, गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ये सभी जो है नॉन सिविलाइज सोसाइटीज को स्टडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं डिटेल में, उनके साथ रहकर बाय पार्टिसिपेट करके वो डील करते हैं इन सिचुएशंस को। क्योंकि जैसे बैंड्स में जो होते हैं वो अपने ही रिलेटिव्स होते हैं, जो कि जैसे नोमैडिक्स और पैस्टलिस्ट हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अपने जानवरों को चारने जाते हैं। तो वहीं पे जब क्लाइमेट चेंज होता है, तो जैसे ठंड गर्मियों में वो हिली एरिया में चले जाते हैं अपने जानवर, तो वहाँ पे 100 जने रिलेटिव्स इकट्ठे होकर रहते हैं, तो वो आपस में रहते हैं। फिर उसमें से एक हेड बना दिया जाता है, तो वो डील करता है, डिसीजंस वो ही लेता है। पर मतलब इतना बाउंडेड नहीं है कि वो डिसीजन सबके लिए सेम हो, तो अपनी मर्जी है। पर वो एक हेड बना दिया जाता है, उन 100 लोगों का एक हेड होता है। फिर अगर हम ट्राइब्स की बात करें, ट्राइब्स में लाइक अ विलेज, कि वहाँ पे अपने ही ब्लड रिलेशन के लोग रहते हैं, तो उसमें से एक हेड बना दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ता है। उसके बाद चीफडम्स वो होते हैं राजे महाराजों की तरह, कि जैसे कोई प्रजा के जो भी एग्रीकल्चर करते हैं वो हैंड ओवर कर देते हैं अपना मटेरियल किंग को, और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक अपनी प्रजा को, राइट। ऐसे ही स्टेट होती है, स्टेट लाइक सिस्टमैटिकली चलती है जैसे सिविलाइज सोसाइटीज में चलते हैं। तो वो नॉन सिविलाइज से सिविलाइज सोसाइटी में स्टडी करते हैं कि क्या क्या चेंजेस, कैसे कैसे चेंजेस कौन से सोसाइटीज में कैसी कैसी हैं, और वैसे ही वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और सिमिलैरिटीज देखते हैं कि उनमें पॉलिटिकल साइंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं सिविलाइज सोसाइटी में और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में कैसे करती है। तो ऐसे पॉलिटिकल साइंस हेल्प करती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डील करने में, राइट। और एंथ्रोपोलॉजी और डेमोग्राफी, अब डेमोग्राफी जो होती है वो स्टडी होती है पॉपुलेशन की। अब पॉपुलेशन, अब एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है डेमोग्राफी के साथ। अब जैसे कितने सर्वेज होते हैं, वो सर्वेज में क्या हम एक सोसाइटी, एक पर्टिकुलर प्लेस की सोसाइटी ले लिया, पूरे इंडिया का ले लिया, हमें डेथ रेट, बर्थ रेट, माइग्रेशन रेट पता करना है, राइट। तो फिर वो कैसे किया जाता है, वो सर्वेस किए जाते हैं। तो ये जो डेमोग्राफर होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जाते हैं अपने डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, फिर आफ्टर द रिजल्ट निकालते हैं कि डेथ रेट कितना था। स्टैटिस्टिकल मेथड से डेथ रेट या जो भी रेट्स निकाले जाते हैं, उससे हमें पता लगता है कि हमारे इंडिया का डेथ रेट कितना है, सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में डेथ रेट है, या फिर कौन सी कंट्री। अब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मेथड होते हैं, तो सर्वे पता लगता है कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा डेथ रेट है, या बर्थ रेट है, या माइग्रेशन है, या अदर। तो उसके भी पर डेमोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी इंटरलिंक्ड है, क्योंकि वो दोनों ही पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं, और फिर डिफरेंशिएट करते हैं कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा है, इस कंट्री में कम है। तो ये लिटरेसी रेट किस कंट्री में सबसे ज्यादा है, किस कंट्री में कम है। तो ये सभी जो है डेमोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। और डेमोग्राफी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो प्री अनसिविलाइज सोसाइटीज को भी फोकस करते हैं कि उसमें उनमें सबसे ज्यादा डेथ रेट है, या बर्थ रेट है, या माइग्रेशन रेट है। तो उनमें माइग्रेशन होती है या नहीं होती है, तो कहाँ होती है, कौन सी ट्राइबल सोसाइटीज में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ये सभी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों को फोकस करते हैं, चाहे वो सिविलाइज्ड है चाहे अनसिविलाइज्ड है। और जो एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेमियोलॉजी, बट एपिडेमियोलॉजी में अवेयरनेस बाय एनालिसिस की कौन सा डिजीज इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी अवेयरनेस की ये मेडिसिन इस पर्पसेस के लिए यूज होती हैं। तो ये सभी जो है, क्योंकि जो सिविलाइज सोसाइटीज को बहुत अवेयरनेस होती है, बहुत एजुकेटेड होते हैं, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा उनका होता है। लेकिन जो अनसिविलाइज सोसाइटी होगी या स्लम एरियाज में लोग रहते हैं, उनमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो इन चीजों से डील कर सके, या फिर उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि ये जो मेडिसिन है इस पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनकी हेल्प करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी हेल्प करती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू अवेयर द पीपल, टू अवेयर आइदर सिविलाइज और अनसिविलाइज सोसाइटीज। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे डील करते हैं, और एपिडेमियोलॉजी उनकी ऐसे हेल्प करती है।
फोरेंसिक साइंस, अब एंथ्रोपोलॉजी और फोरेंसिक साइंस में बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी लाइक फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो पार्ट है फोरेंसिक साइंस का, क्योंकि फोरेंसिक साइंस में कितनी ज्यादा सब फील्ड्स होती हैं जो डील करती हैं। अब जिसमें फोरेंसिक जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो जो हेल्प लेता है सीरोलॉजी, बैलिस्टिक और डर्मेटोग्राफिक, डीएनए, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट फोरेंसिक लेबोरेटरी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डील करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को डील करते हैं। लाइक केमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट होता है, फिजिक्स का अलग होता है, डीएनए का अलग होता है, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का अलग होता है, बायोलॉजी का अलग होता है, तो डिफरेंट नारकोटिक का, ड्रग्स का अलग होता है। तो हर अपना एक डिपार्टमेंट का अपना अलग रोल होता है। तो ये सभी इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर कोई केस आता है, फॉर एग्जांपल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो डील करते हैं जो फॉसिल्स मिले हैं, जो कोई ऐसा क्राइम सीन है, अगर कोई बॉडी डिकम्पोज हो गई है, बर्न कर दी गई है ताकि वो पहचानी ना जाए, तो वो जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए हैंड ओवर एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कर दी जाती है, ताकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट बता सके कि इसका रीजन क्या था डेथ का, इसका एज क्या थी, ये किस एथनिसिटी से बिलोंग करता है, ये इसका क्या बॉडी मॉर्फोलॉजी थी, क्या फेशियल सुपर इम्पोजिशन के यहाँ पर बता सकते हैं कि फेशियल जो इसका बॉडी फेस कैसा था। तो उनके डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के साथ डील करती है, साथ साथ में काम करते हैं। तो उनमें जो ब्लड्स होते हैं, ब्लड से कौन सा ब्लड ग्रुप है, हेयर टेक्सचर से, हेयर कलर से, आई कलर से, आई डिटेक्शन से सब पता कर सकते हैं कि ये पर्सन है, इस फैमिली को बिलोंग करता है या इस जगह से बिलोंग करता है, ये इंडियन है या फॉरेनर है। तो ये सभी जो है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे डील करता है। तो और कई बार जैसे गोली लग जाती है, तो गोली लगाकर वो दबा दिया जाता है, तो आफ्टर जब गल जाती है बॉडी तो ऐसे बॉडी मिल जाती है, तो उस टाइम पर वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं ताकि वो पता कर सके, क्योंकि डिकम्पोज बॉडी और बर्न बॉडी को, जली हुई बॉडी को पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो क्योंकि कई बार जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती है तब भी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट मेथड से लिए जा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट रिएजेंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसकी कैसे, कौन सा लूप था, डर्मेटोग्राफिक, उनकी स्किन कैसी थी, लूप कैसे थे, डीएनए के बिहाव पर हम पता कर सकते हैं। तो ये ऐसे एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की हेल्प करती है। थैंक यू।